डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का मैट्रिक सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करूंगा। ये क्वेश्चन पेपर जो विद्यार्थी 2022 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी पर आधारित क्वेश्चन जो है आप लोग एग्ज़ाम में पूछेगा, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैंने पिछला वीडियो में इसका सॉल्यूशन डाल दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उसका अद्वितीय हल कब होता है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ जाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। तो दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ay प्लस f इक्वल टू 0, जहाँ a b c जो हो गया वो अचर पद हो गया और x y चर पद हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ पे, चूँकि इसका पहला कंडीशन होता है दो चर रैखिक समीकरण का, यदि फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक और सेकेंड का x का गुणांक दोनों के यदि हम अनुपात करेंगे, यानी a बाई डी इक्वल टू b बाई ई, दोनों का अनुपात करने पर यदि इसका वैल्यू यदि इक्वल नहीं आता है तो हम कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये पहला कंडीशन हुआ जिससे केवल एक हल भी बोला जाता है। दूसरा कंडीशन हो गया, और यदि इसका आलेख खींचेंगे समीकरण का, यानी ग्राफ यदि खींचा जाएगा इसका, तो ये होगा रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और दोनों समीकरण जो आपस में होंगे ये समीकरण क्या कहलाएंगे, तो संगत समीकरण कहलाएंगे। संगत या अविरोधी भी इसको कहा जाता है, संगत या अविरोधी कहा जाता है। सेकेंड कंडीशन हो गया, यदि a बाई डी इक्वल b बाई ई इक्वल c बाई एफ, यानी a बाई डी b बाई ई दोनों का अनुपात इक्वल हो और c बाई एफ इक्वल यदि नहीं हो तो ये होगा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समीकरण का हल ही नहीं होगा। रेखाएं जो इसको जो आलेख खींचेंगे तो आलेख में क्या होगा, रेखाएं समांतर जाएगी, समांतर होगी। ये समीकरण क्या कहलाएंगे दोनों आपस में, तो दोनों समीकरण आपस में असंगत कहलाएंगे, असंगत या विरोधी, असंगत या विरोधी कहलाएंगे। तीसरा कंडीशन है, यदि a बाई डी b बाई ई और c बाई एफ, यदि ये तीनों आपस में यदि आप बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो होता है अनगिनत हल। इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। इसका आलेख जो खींचेंगे तो आलेख क्या हो जाएगा, आलेख समपाती होगा, यानी रेखाएं जो होगा से एक ही पर हो जाएगा। और समीकरण क्या कहलाएंगे, तो संगत या आश्रित, संगत या आश्रित कहलाएंगे। तो चलिए
ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, इसे आप ध्यान पर रख लीजिएगा। तीनों कंडीशन में किसी की यदि बात करेगा, यदि अद्वितीय हल की बात करता है तो कंडीशन पहला शर्त पहला नंबर उसमें लगाएंगे। यदि कोई हल नहीं बात करता है तो सेकेंड का कंडीशन लगाएंगे, और यदि अनियमित हल की बात करेगा तो तीसरे नियम को हम लोग लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए, P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के जुम्न का अद्वितीय हल होगा। यानी समीकरण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0। तो चलिए समीकरण लिखते हैं 4x + py + 8 = 0, 4x + py + 8 = 0, और सेकेंड समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y + 2 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो सबसे पहले अद्वितीय हल बोला, चूंकि समीकरण में लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, तो इसका कंडीशन क्या होगा अद्वितीय के लिए। तो अद्वितीय कंडीशन क्या होता है, तो AYD नॉट इक्वल टू BY, मैंने AYD जो होगा BY के इक्वल नहीं होगा। तो A का वैल्यू क्या होगा 4, यानी लिख देते हैं कंडीशन AYD नॉट इक्वल टू BYE। तो यहाँ पे A का वैल्यू समीकरण फर्स्ट का x गुणांक 4 और सेकेंड का हो जाएगा 2, डे नॉट इक्वल, इसका B हो जाएगा P और इसका E हो जाएगा 2। तो अगर देखा जाए यहाँ से, तो क्रॉस अगर मल्टीपल करते हैं तो 2 दूना 4 कट जाएगा, पहले कैंसिल करते उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे 2 डे नॉट इक्वल टू P/2, अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो P में 1 से तो हो जाएगा P, और 2 में 2 से गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी P = डे नॉट 4, यानी 4 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं हो सकती है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x - 5y = 11 को वज्र गुणन विधि से हल करें। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल करना है। ऐसे इसके 5 विधियां होती हैं, लेकिन 5 विधि में से आपको वज्र गुणन विधि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हल करना है। तो चलिए देखिए, इसका फार्मूला होता है, लेकिन मैं आप लोग का शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आप आसान तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो समीकरण दिया हुआ 2x + 3y = 7 और सेकेंड समीकरण दिया हुआ है 6x - 5y = 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x + 3y 7 को इक्वल को इस तरफ लेके आ जाएंगे, -7 = 0, और इसको भी उसी तरह करेंगे। 6x यहाँ पे लिख देते हैं, 6x - 5y और +11 इधर लेके आ जाएंगे, -11 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट था,
इक्वेशन सेकेंड, यानी ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को सजा के लिखने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद x लिखना है यहाँ पे। x लिखने के बाद फिर y लिखना है। y आप चाह सकते हैं तो यहाँ -y लगा सकते हैं, और इसके बाद फिर आपको 1 लिखना है। अब क्या करना है, चूँकि x लिखे हैं तो x के हर में क्या करना है हमको, कि यहाँ पे x का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि x को हमको इसको डिलीट कर देना है, यानी छिपा देना है इसको। जब इसको हम छिपा देंगे इसको, तो मेरे पास क्या बचेंगे, 3y - 7 - 5y - 11। अब क्या करना है, यहाँ से इसमें मल्टीपल करना है, इसे तिरछा गुना करना है इसमें। तो -11 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे -11 × 3 माइनस यहाँ होता है फार्मूला, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या करना है, इससे इसमें गुना किए, अब इससे इसमें करेंगे, यानी -5 × -7 चलिए, तो ये आपका x वाला होगा। उसी तरह क्या करना है, y को करना है। तो y वाला में y को यदि इसको अगर छिपा दिया जाता है तो क्या बच जाएगा, यदि इसको हम छिपाते हैं तो क्या बचेगा, 11 -11 और यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 6 है और यहाँ -7 हो जाएगा। तो पहले इससे इसमें गुना होगा माइनस, उसके बाद फिर इससे इसमें गुना करेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये -11 से हो जाएगा -2 में, तो -11 × 2, फिर फार्मूला माइनस होता है। उसके बाद 6 × -7, 6 × -7। अब आगे 1। अब 1 में क्या करना है कि बिना x y के जो अंक रहेगा उसको छिपा देंगे। ये इसको छिपाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, -5 × 2, -5 × 2, ये फार्मूला में यहाँ माइनस होता है बीच में, और फिर 6 × 3, 6 × 3। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो x 33 हो जाएगा, -33, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35, -35 हो गया। तो अब यहाँ से -y हो जाएगा, -y = 11 दूना -22, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 6 = 42। इसके बाद 1y 5 दूना -10 और 76 18। अब यहाँ सोल्व करने के बाद x y 5 और 3 8 हो जाएगा, 3 3 6 नहीं, -68 हो जाएगा, -y बटा 42 में से 22 को क्या करना है, घटाना है। तो 42 में से बाहर जाएगा तो 20 आ जाएगा, = 1y - 18 10 28। अब यहाँ से हमें अलग अलग करना है। x y - 68 = 1y - 28 से बराबर कर देना है, और इसको फिर इससे बराबर कर देना, -y अलग अलग कर दे रहे हैं, = 1y - 28। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x में 28 से, तो हो जाएगा 28x = और 68 में 1 से तो 68 आ जाएगा। यह वही काम करेंगे, y में 28 से तो 28y हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 28y = 20 में 1 से तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ से
अब यहाँ से यदि x इक्वल टू लिखते हैं तो 28 कहाँ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 68/28 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 है तो 28 यहाँ भागा में आ जाएगा, तो 20/28। यहाँ से अगर इसको काटना है तो काट सकते हैं, 17 चौके 68, अच्छा 728, यहाँ इसको काट कैंसिल कर सकते हैं, 5 चौके 20 और 728, यानी x इक्वल टू 17/7 और y इक्वल टू 4/7, सॉरी 5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20 यानी 5/7। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया x बराबर 17/7 और y इक्वल टू 5/7, यही आंसर हुआ, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यदि इसे समझ नहीं आया होगा तो वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8, मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। यानी ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसको बिना द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से पहले ही बता देना है कि मूल जो निकल करके आएगा उसका प्रकृति क्या होगा, यानी मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा कि असमान होगा। तो चलिए इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको विवेचक निकालना पड़ता है, यानी द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्या, 4x² - 8x + 3 = 0। तो इसे मूलों की प्रकृति निकालने बोल रहा, तो सबसे पहले हमको विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक निकालने के लिए पहले x² के बगल वाला अंक को a = माना जाता है, x के बगल जो अंक रहता है उसको b = माना जाता है और बिना x का जो रहता है उसको c बराबर मानते हैं। इसके बाद विवेचक निकालते हैं। विवेचक को d से संकेत किया जाता है, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d = होता है v² - 4ac, v² - 4ac। तो v का वैल्यू हो गया -8 के स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 3। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 36 है, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी 8 × 8 करेंगे और माइनस तो खत्म हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 48। अब यहाँ से 64 में से 48 को घटाया जाएगा तो आएगा 16 अब देखा गया कि 16 जो निकल कर आया, d = 16 जो निकल करके आया है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो जब मूल यानी विवेचक 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति जो होता है, मूलों की प्रकृति क्या होता है कि मूलों की प्रकृति हो जाता है वास्तविक, यानी मूल जो निकल करके आएंगे वो वास्तविक होंगे और चूंकि 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, असमान, यानी ये कहीं जैसा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। यदि 0 के इक्वल होता तो वास्तविक और समान हो जाता, और 0 से यदि छोटा हो जाता है यानी संख्या माइनस में d का वैल्यू आ जाता तो ये अवास्तविक एवं असमान हो जाता। लेकिन यहाँ पे 0 से बड़ा आया है इसलिए हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ये मूलों की प्रकृति हुआ, ये आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 9 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 3
यानी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करना है। व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट। यानी इस समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इस समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, यानी 15वां पद क्या होगा, जिस वजह से ये पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी तरह से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। जब 15वां पद पर पहुंचेंगे तो कौन सी संख्याएं होंगी, यानी 15वां पद निकालना है। तो AP दिया हुआ है, AP क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट। निकालना है कितना, तो 15वां पद। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद लिखा जाता है, तो प्रथम पद देखें कितना होगा, तो पहला जो होता है पद उसको प्रथम पद कहा जाता है, यानी 1 = 2 हो गया 3। प्रथम पद को ये संकेत किया जाता है। उसके बाद D निकाला जाता है, सर्वांतर। सर्वांतर का संख्या, सर्वांतर या पदांतर बोलते हैं, जिसका संख्या D होता है। तो सर्वांतर का फॉर्मूला होता है T2 - T1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना हो गया 8 और पहला पद कितना हो गया 3। तो 8 में से 3 को यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है 5, यानी D का वैल्यू निकल गया 5। यानी कहने मतलब हुआ कि दो पदों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है। यानी दो किसी भी दो अगला पद को यदि पिछला पद को यदि हम घटा देंगे तो मेरा वो D का मान निकल जाएगा। चलिए अब D हो गया। निकालने बोला क्या वहाँ पर, तो निकालने बोल दिया है n = 15वां पद निकालने की बात कर रहा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 15वां पद क्या होगी, तो जो जितना पद निकाले कहता है उसको n = माना जाता है। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब सूत्र से तो देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है Tn = A + n - 1 × D। अब यहाँ से A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 3 हो गया, 3 ही रखेंगे। उसके बाद n कितना है 15 - 1, D कितना है, D 5 आया है। चलिए इसको सोल्व कर देंगे, 3 + 15 में से 1 जाएगा तो होगा 14 × 5। अब 3 + 14 में से 5 से गुना करते हैं तो 14 पर हो जाएगा 70, 70 और 3 हो जाएगा 73। और यहाँ Tn की वैल्यू आप यहाँ पे 15 पुट कर दीजिए, यानी आपको T15 निकल के कितना आ गया 73 निकल कर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। हमें क्वेश्चन नंबर 10 को चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सोल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये आपका ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है। AP 8 दिया है, AB 12 सेंटीमीटर दिया है, AQ 3x दिया है, QC x + 2 दिया है। तो x का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे ABC, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज के नाम है ABC। इसमें क्या कहा कि PQ समांतर है किसका, BC का, यानी जो BC भुजा हुआ इसका समांतर एक रेखा है, वो है PQ। ये PQ हो गया। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि AP का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी AP जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा AP। और क्या बोला है AB 12 सेंटीमीटर है, AB जो हो गया वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि A से B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद AQ 3 दिया, AQ 3x सेंटीमीटर, और QC दे दिया है x + 2,
तो चूँकि जानते हैं हम लोग इसमें एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का नियम लागू किया जाएगा यहाँ पे। चूँकि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा होती है तो ये रेखा जो होता है ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यानी इस त्रिभुज में यदि त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि त्रिभुज ABC में PQ समांतर है किसका, BC का। तो PQ समांतर जब BC होता है यानी PQ BC के समांतर हो गया तो ये दोनों भुजा का अनुपात और ये दोनों भुजा का अनुपात इक्वल होता है। किस प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय के नियम से लिख सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स साहब क्या कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, आंतरिकता विभाजित करता है। तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा, AP बाई PB हो जाएगा इक्वल टू AQ बाई AC हो जाएगा, AQ बाई QC। इसको वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो AP कितना हो गया, AP की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AP हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे। और PB कितना हो जाएगा, तो PB हो जाएगा, चूँकि AB हो गया 8 और पूरा हो गया 12, तो 12 में से यदि 8 को घटाते हैं तो हो जाएगा कितना, 4, यानी PB हो जाएगा 4। तो PB की जगह लिखेंगे 4 लिखेंगे इक्वल टू, फिर AQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। उसके बाद QC कितना दिया हुआ है, तो QC दिया हुआ है x + 2, तो x + 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखा जाए यहाँ से तो 4 दूना 8, ये तो कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ से यानी 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 इक्वल टू 3x बाई x + 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल होगा तो 3x में 1 से 3x हो जाएगा। उसके बाद 2 में x से 2x और 2 दूना 4 + 4 हो जाएगा। x इक्वल के इस तरफ आकर घट जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 4। 3x में 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसी तरह से आप लोग समझते रहिए। अब मैं अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं सही प्रकार की वीडियो डालता रहूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।